धन्यवाद। अ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी निरंतर एक डेली वेबिनार का आयोजन करता है। 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक हिंदी में, 8 से 9 अंग्रेजी में, 9 से 10 मलयालम भाषा में। और यह एक निरंतर है जो कि बिना किसी बाधा के, बिना किसी छुट्टी के हम लोग निरंतर करते चले आ रहे हैं। और इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग अपने स्पीकर्स को इनवाइट करते हैं जो हम लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, लोगों को जानकारी देते हैं। आज के हमारे विशिष्ट मेहमान हैं डॉक्टर गौरव भट्ट। डॉक्टर गौरव भट्ट के विषय में मैं एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा। डॉक्टर गौरव भट्ट ये पीएचडी स्कॉलर हैं और एमडी इन्होंने किया है। वर्तमान में ये अहमदाबाद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में ये प्राचार्य हैं के पद पर अवस्थित है। अभी पीएचडी कर रहे हैं और इन्होंने पीजी डिप्लोमा इन इमरजेंसी मेडिसिन से किया है। इन्होंने सर्टिफिकेट इन चाइल्ड हेल्थ केयर भी किया। इनका वर्क एक्सपीरियंस मेडिकल सुपरिटेंडेंट, नैप कोऑर्डिनेटर, नैब कोऑर्डिनेटर, प्रोफेसर एंड एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी अहमदाबाद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में, और फिर रीडर के रूप में भी इन्होंने काम किया है। और इन्होंने काफ़ी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट किया है, जिसमें कि डाइट मैनेजमेंट, हाइपरटेंशन, क्लिनिकल स्टडीज, ये सब पर है। इन्होंने काफ़ी नेशनल सेमिनार में भी भाग लिया है, सीएमई में भाग लिया है और अपने लेटेस्ट प्रेजेंटेशन किया है। इनके रिसर्च पब्लिकेशन भी काफ़ी हैं। इनके कई पीयर रिव्यू जर्नल में इनके आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। और ये प्रिंसिपल्स के अलावा काफ़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में एक्टिव रहते हैं। डॉक्टर गौरव भट्ट साहब आज हम लोगों के बीच में एक्यूट एक्टिवेशंस ऑफ क्रॉनिक डिजीज एंड इट्स होम्योपैथिक मैनेजमेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। क्रॉनिक रोग, जीर्ण रोग के बीच के समय में एक्यूट जो केस का वृद्धि होता है, बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है। हम लोग आम अपने क्लिनिक में इस तरह का पेश किया करते हैं और आज हम लोगों को यह इससे जानने का मौका मिलेगा। तो धन्यवाद डॉक्टर गौरव जी, आप अपना प्रेजेंटेशन को शुरू कीजिए। आपका सादर आमंत्रित। बहुत बहुत धन्यवाद साहनी सर, और इस मंच पे मुझे फिर से मौका देने के लिए मैं साहनी सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी की जो ये लगातार चल रही वेबिनार सीरीज है, इसमें मुझे बोलने का और प्रेजेंट करने का मौका दिया, उसके लिए IFPH का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। सभी श्रोताओं का मेरा शुभ संध्या, सादर प्रणाम। आज का जैसे सर ने बताया कि जिस टॉपिक पे हम लोग आज डिस्कशन करने वाले, मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ, वो है एक्यूट एक्सासर्बेशन ऑफ क्रॉनिक डिसीज एंड इट्स होम्योपैथिक मैनेजमेंट। अब ये जो वर्ड्स है एक्यूट, एक्सासर्बेशन और क्रॉनिक, ये तीनों वर्ड्स अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। बिकॉज एज अ होम्योपैथ हम सभी जानते हैं कि एक्यूट डिसीजेस क्या है, क्रॉनिक डिसीजेस क्या है, और इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि जो जनरल पब्लिक है उन सब में ये मान्यता बहुत प्रचलित है कि क्रॉनिक डिसीजेस में होम्योपैथी बहुत कारगर पुरवार होती है। अब ये तो बहुत सही बात है, बट एज अ पेशेंट कई बार कंडीशंस ऐसी होती है जहां पेशेंट ये नहीं समझ पाते हैं कि जब उनके क्रॉनिक डिसीजेस ट्रीट हो रही है होम्योपैथिकली, कई बार एक एक्यूट एपिसोड्स क्रॉप अप होते हैं, कुछ एक्यूट सिम्टम्स आते हैं, कुछ एक्यूट साइन एंड सिम्टम्स कंडीशंस क्रॉप अप होती है, जिसको डील करना, ट्रीट करना उतना ही जरूरी, उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना उस क्रॉनिक कंडीशंस को या क्रॉनिक डिसीज को हम कर रहे हैं। बजाय मेरे एक्सपीरियंस से मैं तो ये समझ पाया हूं कि जब कभी हम कोई क्रॉनिक डिसीज ट्रीट कर रहे हैं और हमें एक्यूट एक्सासर्बेशन किसी डिसीज में मिलता है, तो रादर उस सिम्टम को, उस साइन को, उस कंडीशन को हमें बहुत प्रॉम्प्टली ट्रीट करना चाहिए, ताकि
वो कंडीशन जो है वो हमारी क्रॉनिक डिसीज के ट्रीटमेंट में या मैनेजमेंट में बाधा ना बने। तो हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है जब कभी हम कोई एक्यूट एग्जासर्बेशन वाली कंडीशन को ट्रीट या मैनेज करते हैं। बट सीधा उस पे जाने से पहले हम थोड़ा समझते हैं। हम लोग एक ब्रीफ आउटलाइन ले लेते हैं कि व्हाट इज डिसीज, what according to homeopathy is the classification of disease। डॉक्टर हेनेमन ने जो हमें बताया हुआ है कि क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज कैसे होना चाहिए, तो हम बहुत ब्रीफली मेरी आगे की स्लाइड्स में वो देखते हैं। जैसे हेल्थ अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी इज कंसिडर्ड एज मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल वेलबींग, एंड डिसीज अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी इज dynamic disturbance of harmonious relation between the material body and the vital force that stimulates the body in health। अब अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हैनेमन जो क्लिनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज है वो हम बेहतर इस फ्लो चार्ट से समझ पाएंगे। जैसे डिसीज को हम डिवाइड कर सकते हैं इंडिस्पोजिशन, डायनेमिक या सर्जिकल डिसीज में। डायनेमिक डिसीजेस को हम फर्दर क्लासिफाइड करते हैं एक्यूट या क्रॉनिक डिसीज में। अक्यूट जो है वो फर्दर क्लासिफाइड हो जाते हैं इंडिविजुअल, स्पोरेडिक और एपिडेमिक। और क्रॉनिक जो है वो डिसीजेस विद फुल्ली डेवलप्ड सिम्टम या डिसीजेस विद फ्यू सिम्टम्स में। और जो फुल्ली डेवलप्ड सिम्टम्स है वो फर्दर क्लासिफाई हो जाते हैं नॉन मायस्मेटिक या मायस्मेटिक में। और मायस्मेटिक जो है वो सिंगल या कॉम्प्लेक्स, और नॉन मायस्मेटिक जो है वो सिंगल या आर्टिफिशियल। अब मायस्मेटिक में जो हमने सिंगल या कॉम्प्लेक्स किया है उसमें सिंगल कैन बी सोरा, सिफिलिस और साइकोटिक बैकग्राउंड, और कॉम्प्लेक्स जो मिक्स मायस्मेटिक स्टेट होते हैं जैसे सोरोसाइकोटिक, सोरोसिफिलिटिक, साइकोसिफिलिटिक या सोरोसाइकोसिफिलिटिक। और जो डिसीजेस विद फ्यू सिम्टम्स जिसको हम वन साइडेड डिसीजेस भी बोलते हैं वो क्लासिफाई हो जाते हैं या तो इंटरनल कंप्लेंट एंड एक्सटर्नल कंप्लेंट। और एक्सटर्नल कंप्लेंट वाले जो डिसीजेस है उसको हम बोलते हैं लोकल डिसीजेस। और जो इंटरनल कंप्लेंट वाले हैं उनको हम बोलते हैं या डिसीजेस विद फिजिकल कंप्लेंट या तो डिसीजेस विद मेंटल कंप्लेंट। और इंडिस्पोजिशन हम सब जानते हैं इट इज द स्लाइटेस्ट अल्टरेशन इन द हेल्थ which is manifested by one or more trivial symptoms which by slight alteration in diet and regimen will usually suffice to dispel। Means majority of the time this kind of conditions will not require any medicinal intervention। मतलब हमें मेडिसिन देने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम अगर हमारे रोजाना जिंदगी में जो हमारी डाइट है या हमारी जो लाइफस्टाइल है अगर उसको सही तरीके से मॉडिफाई कर ले तो हमारी हेल्थ वाली स्थिति वापस मेंटेन कर सकते हैं। दूसरे होते हैं सर्जिकल डिसीजेस जहां पे इंजरीज जो होती है बॉडी को, विदाउट द ट्रीटमेंट ऑफ सच डिसीजेस इट इज रेगुलेटेड टू सर्जरी। ओके, बट ये जो कंडीशंस है it can be expected to take place only by the agency of vital force which is removed by the mechanical means। और तीसरे होते हैं डायनेमिक डिसीजेस जहां पे वाइटल प्रिंसिपल का डिरेंजमेंट होता है और वो डिरेंजमेंट उस लेवल तक एबनॉर्मल स्टेट क्रिएट करता है which can finish the organism। and it does not only finish the organism but there will be disagreeable sensations and the disease in the sensations and functions of the part of the organism expose the senses of the observers and the physician। और जब हम बात कर रहे हैं एक्यूट एक्सासर्बेशन ऑफ क्रॉनिक डिसीज की तो एक्यूट डिसीज क्या होते हैं वो भी हम समझते हैं कि एक्यूट डिसीज वो होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं ट्रांजिएंट एक्सप्लोजन ऑफ लेटेंट सोरा से, जहां पे हमेशा कोई ना कोई एक्साइटिंग कॉज
मौजूद होगा, प्रेजेंट होगा। और वो एक्साइटिंग कॉज जो है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे, जैसे वो डिसीज जो है वो सडन होगा ऑनसेट में, उस डिसीज की प्रोग्रेस बहुत रैपिड होगी, उस डिसीज का कोर्स जो है विल फिनिश मोर और लेस वेरी क्विकली, उस डिसीज में पेशेंट की या ऑर्गेनिज्म की जो सफरिंग का ड्यूरेशन है वो हमेशा फिक्स रहेगा और ज्यादातर मॉडरेट ड्यूरेशन होगा। एंड विदाउट मेडिसिन this disease will terminate itself either in recovery or death. So this is very important when we say या when we consider acute exacerbation. जब हम मेडिसिन की जरूरत विदाउट मेडिसिन इस कंडीशन को ट्रीट करते हैं तो रिकवरी भी हो सकती है और कई एक्यूट कंडीशंस में देयर माइट बी इमीडिएट डेथ आल्सो। और क्रॉनिक डिसीज जो है वो ऐसे है डिसीज है एक काइंड ऑफ डिसीजेस जो हमेशा क्रॉनिक मायज्म से अराइज होंगे और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है बिल्कुल अपोजिट एक्यूट से। जैसे क्रॉनिक डिसीज का हमेशा जो बिगिनिंग है वो ग्रेजुअल होगा, स्लो होगा, इंसीडियस होगा, और ये डिसीजेस जो है लाइफ लॉन्ग सफर कर सकता है पेशेंट इससे। इट इज नॉट एक्सटिंग्विश्ड बाय द वाइटल फोर्स अलोन, सो देयर इज नो टेंडेंसी टू डिक्लाइन और रिकवरी एंड मे कंटिन्यू टू द नेक्स्ट जनरेशन। मीन्स इट माइट टेक द कोर्स ऑफ हेरिडिटरी डिसीज and it will definitely destroy the organism in the long run अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया, इन क्रॉनिक मायजम्स को प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया गया तो डेफिनेटली इट विल डिस्ट्रॉय द ऑर्गेनिज्म इन द लॉन्ग रन इफ अनट्रीटेड। और क्रॉनिक डिसीज के बारे में डॉक्टर केंट ने बहुत बहुत बेहतरीन एक वन लाइनर दिया हुआ है। डॉक्टर केंट कहते हैं कि क्रॉनिक डिसीज इज क्रॉनिक राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ। तो ये क्लासिफाई करना कि एक्यूट डिसीज या क्रॉनिक डिसीज, दिस इज वन ऑफ द जॉनर्स ऑफ द होम्योपैथिक फिजिशियन। तो अगर हम इसमें इस कला में बहुत निपुण है, क्रॉनिक डिसीज या एक्यूट डिसीज को हम जज करने में, तो हमारी ट्रीटमेंट जो है वो बहुत सरल हो जाती है। और जब हम क्रॉनिक डिसीज को इस तरीके से समझ लेते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक के साथ समझ लेते हैं, तो जब कभी उसकी ट्रीटमेंट के दौरान एक एक्यूट एग्जासर्बेशन आता है तो हमें वो समझने में भी बहुत आसानी होती। तो क्रॉनिक डिसीज जो है उसका भी फर्दर क्लासिफिकेशन जो है वो हम सब जानते हैं, डिफरेंट अफोरिज्म्स में ऑर्गेनन में दिया हुआ है, जहां पे हम देखते हैं कि क्रॉनिक डिसीज जो है वो फुल्ली डेवलप सिम्टम के साथ है या फ्यू सिम्टम के साथ है। अगर फ्यू सिम्टम के साथ है तो हम उसको या तो वन साइडेड डिसीजेस जो अफोरिज्म 173 में दिया हुआ है उसमें क्लासिफाई कर सकते हैं, या फिर लोकल डिसीजेस। और जो फुल्ली डेवलप्ड सिम्टम है उसको भी हम नॉन मायस्मेटिक या मायस्मेटिक में, जो मैंने मेरी पहले की स्लाइड में आपको बताया। अब हम लोग जाते हैं ज्यादातर क्रॉनिक डिसीज समझने में कि क्या होता है, मतलब फुल्ली डेवलप्ड सिम्टम क्या है, वन साइडेड डिसीजेस क्या है, व्हाट आर दिस आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिसीज और सूडो क्रॉनिक डिसीज, ठीक है, या फिर मायस्मेटिक क्रॉनिक डिसीज क्या है। तो ज्यादातर हम फोकस करेंगे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिसीजेस विद फुल्ली डेवलप्ड सिम्टम्स में हमें दो तरह के क्लासिफिकेशन है, नॉन मायस्मेटिक या मायस्मेटिक। नॉन मायस्मेटिक में जो फर्स्ट टाइप है वो है आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिसीज।
Now, artificial chronic disease is the one which is most incurable. These are produced due to result of increasing dose of the material medicine, and कई बार due to the increasing dose and violent action जो मेडिसिन की मटेरियल मेडिसिन की होती है, उसकी वजह से जो हमारी बॉडी है, जो हमारी वाइटल एनर्जी है, जो हमारा वाइटल फोर्स है, वो बहुत फास्ट डिरेंज होता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस फास्ट डिरेंजमेंट, ड्यू टू दिस आवर बॉडी सेक्रीफाइसेस सम पार्ट ऑफ द वाइटलिटी। तो ये हो गया आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिसीज। दूसरे है फॉल्स क्रॉनिक डिसीज, जिसको हम सूडो क्रॉनिक डिसीज भी बोलते हैं। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि यहाँ पे माइजम जो है वो यूजुअली एब्सेंट होगा, एंड दिस डिसीजेस आर ड्यू टू द प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू मेंटेनिंग कॉज। ठीक है, सो एग्जांपल मैंने नीचे दिया हुआ है, जैसे हैबिट ऑफ लिकर, रिसाइडिंग इन अनहेल्दी सराउंडिंग, रेगुलर एक्सपोजर टू फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस। सो अगर इस तरह के मेंटेनिंग कॉजेस है तो पेशेंट जो है वो यूजुअली लैंड अप होंगे सूडो क्रॉनिक डिसीज। एंड ये डिसीजेस जो है वो बहुत आसानी से ट्रीट हो सकते हैं अगर आप मेंटेनिंग कॉज को इजीली रिमूव कर सकते हैं। Then comes true chronic disease. This we all know either arises from one of the miasms like psora, psychosis, or syphilis, where the vital force is disturbed due to the miasmatic force, and if the process is not controlled, तो ये डिसीज जो है वो इनक्यूरेबल डिसीज का रूप ले लेते हैं। तो इसमें भी दो तरह के हैं, जैसे मैंने आगे बताया, सिंपल माइजमेटिक जहां सिर्फ एक सिंगल माइजम इन्वॉल्व होगा, और कॉम्प्लेक्स माइजमेटिक जहां पे मोर देन 2 माइजम्स जो है दे विल रन इन द बैकग्राउंड। नाउ कमिंग टू द मेजर अंडरस्टैंडिंग, जो आज हमने समझना है कि एक्यूट एक्सार्बेशंस क्या होते हैं, उसको मैनेज कैसे किया जाता है। तो मैं ये सर्टन, जैसे मैंने बताया था इनिशियली कि मैंने कुछ पॉइंट्स मेरे एक्सपीरियंस से नोट डाउन किए हैं कि जब कभी हमें एक्यूट एक्सार्बेशन समझना या ट्रीट या मैनेज करना है, हमें हमेशा ये कुछ फैक्ट्स रिमेंबर करने हैं। फर्स्ट फैक्ट इज एवरी रेमेडी पिक्चर हैज peculiar acute एलिमेंट्स फ्रॉम एन एक्साइटिंग मोडेलिटीज। हर एक रेमेडी की अपनी एक पिक्यूलियर एक्यूट एलिमेंट फ्रॉम है और एक्यूट एक्साइटिंग मोडेलिटी जरूर होती है। जब कभी आप ट्रीट कर रहे हैं, आप जो दवाई दे रहे हैं क्रॉनिक डिसीज के ट्रीटमेंट में, उस समय जो कोई एक्यूट एक्सार्बेशन और एक्यूट टोटलिटी पे आपकी जो मेडिसिन आ रही है, हमेशा वो देते समय उसकी एक्यूट एलिमेंट फ्रॉम को कंसीडर करें और उसकी एक्साइटिंग मोडेलिटीज को कंसीडर करें। सेकंड फैक्ट टू रिमेंबर इज द सिम्टम्स फॉलोइंग दिस एक्साइटिंग फैक्टर्स आर नॉट द ट्रू एक्यूट डिसीजेस, बट ये क्या होते हैं? These are the transient explosion of the latent sora। तो ये एक फैक्ट है। तीसरा फैक्ट, majority of the times they often return to normal with simple diet and rest। फोर्थ फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी हम एक्यूट रेमेडी एक्यूट टोटलिटी पे प्रिस्क्राइब कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन या कंडीशन में, it will majority of the time act or will be helpful as a palliative medicine, and after giving this medicine, this should be followed by a proper constitutional or anti-miasmatic remedy, जिसका बहुत सही एक्सप्लेनेशन अफोरिज्म 221 में दिया हुआ है। अब अफोरिज्म 72
जिसमें इंट्रोडक्शन है एक्यूट डिसीज मैनिफेस्टेशन का। डॉक्टर हैनेमैन ने पूरा अफोरिज्म 73 फर्दर इसको एक्सप्लेन करने के लिए दिया हुआ है, जहां पे वो पहले एक्सप्लेन करते हैं कि एक्यूट एग्जासर्बेशन ऑफ क्रॉनिक डिसीज क्या है और उसको क्लिनिकली एक फिजिशियन कैसे परसीव कर सकता है, कैसे समझ सकता है। वो यहाँ पे कहते हैं, as regards acute diseases, they are either of such a kind as you attack human beings individually, the exciting cause being injurious influences to which they were particularly exposed, excesses in food or an insufficient supply of it, severe physical impression, chills, overheating, dissipation, strain, etc., or physical irritation, mental emotion, and the like are exciting causes of such acute febrile affections. In reality, however, they are generally only a transient explosion of latent sora, which spontaneously returns to its dormant state if the acute diseases were not of too violent character and soon quelled. तो ये उन्होंने अफोरिज्म 72 के बाद 73 में एक्सप्लेन किया हुआ। Now, what are the acute exacerbations of known chronic cases? So the acute exacerbation, जिसको हम acute expression भी बोल सकते हैं, of a chronic disease have different management from acute disease in a non-chronic disease. तो acute expression को आप acute disease की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। इसकी ट्रीटमेंट, इसका प्रोटोकॉल, इसकी मैनेजमेंट डिफरेंट होगी। The existing chronic disease appears as a severe and crisis state with regard to sign and symptoms and patient's discomfort. So what you should do is stop the deep acting medicine and wait for the recovery. If the condition progressively worsens, administer medicine as per acute totality. And after recovery from acute crisis, administer old medicine or any other related indicated medicine. So this is important while managing acute exacerbation. Acute intercurrent remedies are used during temporary disruption of the chronic treatment. ये दिया हुआ है chronic disease page 224 पे. This single line is self-explanatory. Next point is, these remedies are chosen by the exciting cause and the active acute symptoms so that they do not disrupt the deeper layers associated with the fundamental cause and constitution. They are crafted to be superficial on purpose so they do not interfere with the complementary constitutional treatment. ये समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज यहाँ क्या कर रहे हैं, एक साइड पेशेंट की क्रॉनिक डिसीज की एक क्रॉनिक थेरेपी, क्रॉनिक मैनेजमेंट रेजिमेंट चल रहा है और बीच में ये एक्यूट एग्जासर्बेशन या एक्सप्रेशन आ रहे हैं। तो जब आप एक्यूट टोटलिटी पे अगर आपको ट्रीट करना पड़ रहा है, दवाई देनी पड़ रही है, तो आप ऐसी सुपरफिशियल एक्टिंग मेडिसिन देंगे जो सिर्फ और सिर्फ ये एक्यूट एग्जासर्बेशन या एक्यूट एक्सप्रेशन को ही ट्रीट करेगी और ये जो कॉम्प्लीमेंट्री कंस्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट चल रही है उसमें कहीं भी इंटरफियर नहीं करेगी। तो जो एक्यूट इंटरकरेंट है वो एक स्पेशलाइज्ड स्पेसिफिक है। आप कह सकते हैं इन सर्टेन वेज द एक्यूट इंटरकरेंट प्रिस्क्राइब्ड इज अ स्पेशलाइज्ड स्पेसिफिक मेडिसिन। Now, many a times what happens, many modern constitutionalists do not believe in acute remedy and say they are suppressive. They say they are following the teachings of Jem Kent. But
Is this how Dr. Kent viewed the relationship between acute and chronic remedies? I don't think so. This is just their view. This is just their method of classifying the disease and prescribing accordingly. अब यहाँ पे ये जो मैं फर्स्ट पॉइंट बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना है हमें. इट इज इंपॉर्टेंट टू अवॉइड गेटिंग कंफ्यूज बाय द टू डिसीज इमेजेस दैट may exist in the body at the same time. तो ये विथ एक्सपीरियंस ही आता है डेफिनेटली, बट हमें पता होना चाहिए. वी शुड नॉट गेट कंफ्यूज, वी शुड बी एबल टू क्लासिफाई. A chronic patient, for instance, may be suffering from an acute disease, and the physician, on being called, may think that it is necessary to take the totality of the symptoms. But if he or she should do that in an acute disease, mixing both chronic and acute symptoms together, he will become confused and will not find the right remedy. So the group of symptoms that constitute the image and appearance of the acute miasm must now be prescribed for. And the chronic symptoms will not, of course, be present when the acute miasm is running, because the latter suppresses or suspends the chronic symptoms. However, the diligent physician, not knowing this is so, might wrongly gather together all the symptoms that the patient has in a lifetime. So आपकी chronic totality बनी हुई है. आपको वापस जब आप यहाँ टोटलिटी लेने जा रहे हैं या ले रहे हैं, तो उस टोटलिटी को उतना इंपॉर्टेंस एक्यूट एक्सासर्बेशन ट्रीट करते समय नहीं देना. This illustrates the doctrine of not prescribing for an acute and chronic trouble together. The acute disease is never complicated with the chronic. The acute suppresses the chronic and then never become complex. First, prescribe for the acute attack and the symptoms that belong to it. This is the thumb rule. You should never forget this. Next, what comes while treating or managing the acute exacerbation is, जब भी जो रेमेडी आपने acute disease के लिए दी है, when these remedies have completed the cure of acute disease, the symptom of the original chronic disease will, however, always be found. और जब ये हमेशा होंगे, बट हो सकता है कि उन सिम्टम का जो फॉर्म है वो थोड़ा अल्टर हो गया हो. So the homeopathic physician उस समय क्या करेगा? He will then choose his remedy according to the totality of the remaining symptoms. तो उस समय अल्टर्ड फॉर्म को कंसिडर करना है. उस समय सिंपली वो वाली दवाई नहीं देनी है जो he had intended give before the intermediate disease has appeared. तो ब्लाइंडली वो दवाई नहीं दे देनी है. आफ्टर द एक्यूट इवेंट वन मस्ट, आइडियली मैं बता रहा हूं, वन मस्ट रीटेक द केस विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन एनी न्यूली अपीयर्ड सिम्टम्स, क्योंकि वो नए सिम्टम है जो एक्यूट में नहीं थे, क्रॉनिक में पहले नहीं थे और अब दिख रहे हैं. And the most recent and permanent symptoms point to the next remedy. Some of the chronic symptoms also persist during an acute attack or acute crisis and obtain a higher value for the selection of the similimum. That is most important. अब यहाँ पे ये स्लाइड मैंने स्पेसिफिकली एक कॉशन के तरीके रखी है, जहां भी हम यूज करते हैं टर्मिनोलॉजी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी. सो अ वर्ड ऑफ कॉशन फॉर द टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी. देयर विल बी मच लेस डिसएग्रीमेंट इन द ग्लोबल होम्योपैथिक कम्युनिटी एज वेल if we agree on the
following points that I am going to show you. No clear definition exists of what is a constitutional remedy is. Second point, an individual case may require 3 to 4 chronic remedies before the basic constitutional remedy is obvious as a predominant picture of symptoms. Next, one may inadvertently call a chronic phase similimum a constitutional remedy. So it is safer to call a remedy the chronic remedy till over a period of years it is still seen to cover the basics. तो ये स्लाइड जो है इसका कोरिलेशन है मेरी प्रीवियस 2-3 स्लाइड पहले जो मैंने बताया था कि हमें कंफ्यूज नहीं होना है। प्रिस्क्राइब करते समय हड़बड़ी में आप टोटलिटी ले रहे हैं, प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, बट आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि प्रीडोमिनेंटली पेशेंट में कौन सा सिम्टम किस फेज में प्रेजेंट है एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रिस्क्राइब। सो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दे देंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दे देंगे, ये एक विचार लेके बायस्ड विचार लेके नहीं चलना चाहिए। दैट इज व्हाट इज माय सजेशन। अब now in this slide, maybe before I go to show you some of the cases जहाँ पे acute exacerbation आते हैं, हम prescribe करते हैं और किस तरह वो help करते हैं, ये एक लास्ट स्लाइड में बताना चाहता हूँ कि कैसे हम applied aspect समझ सकते हैं। जैसे कि deep acting complementary remedies जो होती है, whether it must be constitutional and anti-miasmatic treatment, must remove the chronic underlying cause after the acute crisis is ameliorated. So ये हमेशा जब आप prescribe करें तो ये point ध्यान में रखें and let the constitutional factors, the nature of the disease and the totality of symptom, मतलब aphorism 5, aphorism 6 और aphorism 7 कभी भी भूलना नहीं चाहिए बिफोर प्रिस्क्राइबिंग और सिलेक्टिंग द होम्योपैथिक रेमेडी। अगर आप अफोरिज्म 5, अफोरिज्म 6, अफोरिज्म 7 को अपने प्रिस्क्रिप्शन सिलेक्ट करते समय अगर आप उसको ध्यान में या उनको अपना बेसिस बनाते हैं, you will have success both in acute disease in a non-chronic case and or acute exacerbation of a non-chronic case. ठीक है? So this is what I wanted to explain theoretically about what I understand what is acute exacerbation of chronic disease and its management. I have compiled a few of the cases. I'll go very briefly through the cases and pinpoint. मैं वहां बताऊंगा कि follow up में कहाँ acute exacerbation आया था, कहाँ हमें सेम रेमेडी देनी पड़ी, एक्यूट रेमेडी देनी पड़ी और किस तरह से इम्प्रूवमेंट हुआ। So this is a case, a female, a working, a housewife who was a known case of irritable bowel syndrome and osteoarthritis, जहाँ पे एक चीफ कंप्लेंट जो थी पेशेंट की वो थी डायरिया with crampy pain in the abdomen since 15 days, aggravated early morning and by milk. पेशेंट को एपिसोड्स होते थे डायरिया के और ये पिछले 12-13 सालों से हो रहे थे and complaints were relapsing every 2 to 3 months. The character of stool was watery with transparent mucus, very offensive and painless, and frequency of stools was 5 to 6 times per day. दूसरी जो चीफ कंप्लेंट थी या हाँ और एक सिम्टम जहां पे द पेशेंट वाज नॉट एबल टू होल्ड द अर्थ, हैज टू रश टू द टॉयलेट इमीडिएटली, wakes up with urge in the morning and has to rush. Along with this, patient suffered from occasional acidity which aggravated after meal, lots of sour eructations and belching, and
the patient had reduced appetite. Also a patient of osteoarthritis since last 4 to 5 years with stiffness of knees, ankles of the left side, aggravated by standing, slow motion and morning, with tearing pains in the knees and weakness since 2 to 3 months. Then no significant family history in drug history, was taking allopathic treatment. Significant personal history, nothing significant as such, apart from the character of stools. Mentally, the patient, she was busy all the time. She used to take tuitions for school children, but since 10 years, due to her complaint, she could not take that. Now, because of these complaints, she has become very irritable and very irritable over small things. She feels embarrassed. Many a time she cannot go to social function and to meet relatives because of her complaints. She feels very sad and depressed. So after considering the totality and after repertorization, the remedy that came which covered maximum symptoms and which gave the highest totality was sulfur. This was the report of the investigation. But here the remedy that was given was sulfur 30 in 1 dose, and certain advices were given. Then the patient was called for regular follow-ups. Within 15 to 20 days, the patient visited for the follow-up. So in the first follow-up, the patient was better by 10%. Next follow-up, better by 15%. Then in the next follow-up, again better by about 30%. Then after some follow-ups, the patient complained that all the symptoms were almost same as before. No further improvement was taking place. So sulfur 30 was given again because the same symptoms were there. Acutely, we did not have any other totality. So again, we prescribed the single dose of sulfur 30. And then again, the patient started improving. So no further remedy was required. And the patient in the follow-up after almost 5 to 6 months was better by about 80%. So here again, what happened was within the few follow-ups, she started having sore irritations, flatulence, constipation. Now, the another episode when we asked that cropped up was, she mentioned that she was very shocked due to the sudden demise of her father. And while considering this totality, the prescription we gave for the acute exacerbation was Ignitia 200 in 1 dose. And then in the next follow-up, when the patient came within 1 week, all those complaints which were suddenly increased were better by the single dose of Ignitia. Okay, so again, patient was better. And then in the last follow-up, you can see over here, we have continued with her chronic prescription. So this is how in between her chronic prescription, by considering the acute exacerbation, we needed to give Ignitia on the totality. Another case, a case of lumbago. As there is some time constraint, I'll go a little bit fast. Lumbago, the pain was radiating pain to the back of the thigh on the right side, electric shock-like pains. Along with that, complaint of indigestion, retrosternal burning, bloating, and irritations. So, considering all this and the mental totality, the medicine after repertorization that came was Nux vomica. So, prescribed Nux vomica 30 in single dose. The patient was coming for follow-ups, but after some follow-ups, the patient came with the complaint of pain in right thigh aggravated only since last 13 to 12 days. 10 to 12 days. The tearing type of pain was present. He was aggravated while sitting and lying, ameliorated while walking, standing, stretching the limbs. Along with that, backache was there, pain and stiffness in the back was there. Thirst had increased, and the patient was also having ineffectual urge and unsatisfactory stool.
and ailments from that we took was cold and damp weather. Why? Because patient went to Russia for a business meet where it was snowing and there was cold damp weather. So by this symptomatology, we prescribe patient Rustox 31 dose. So the symptoms of sciatica, lumbago reduced 60 to 70% by that prescription of Rustox. And again, the patient did not require the treatment for that acute exacerbation. The chronic treatment was continued. So I think with the help of these two cases and with the theoretical part that I had described, I was able to understand and further explain. मैं समझा पाया कि acute exacerbation of chronic disease क्या होता है, acute exacerbation को acute disease ना समझकर उसको किस तरह से ट्रीट और मैनेज हम कर सकते हैं, और विथ नॉलेज ऑफ द फिफ्थ, सिक्स्थ एंड द सेवेंथ अफोरिज्म हम किस तरह से बहुत अच्छे रिजल्ट एक्यूट एक्सप्रेशंस या एक्यूट एक्सासर्बेशंस में दे सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द क्रॉनिक ट्रीटमेंट. एंड ये भी हमने समझा कि हर बार हमें मेडिसिन नहीं भी देनी पड़े, स्लाइट अल्टरेशन इन डाइट एंड रेजिमेंट से भी पेशेंट एक्यूट एक्सासर्बेशन में ठीक हो सकता है. I think that is the end of my presentation. थैंक यू डॉक्टर गौरव. आपने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है और मुझे लगता है कि आपने बड़ा विस्तार में जानकारी दिया है. एक्यूट और क्रॉनिक को समझाते हुए, लैटेंट सोरा को समझाते हुए आपने जो जानकारी दिया है वो काफ़ी यूजफुल है हमारे व्यूअर्स के लिए. एक बात मैं भी ऐड करना चाहूँगा. अक्सर हम लोग क्लिनिक में देखते हैं कि इस तरह से डॉक्टर साहब ये अहमदाबाद में प्रैक्टिस करते हैं. डॉक्टर वेदव्यास ने पूछा, डॉक्टर वेदव्यास जी, डॉक्टर साहब का प्रैक्टिस अहमदाबाद में है और ये प्राचार्य है अहमदाबाद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के, ठीक है ना. मैं इनके विषय में बता रहा था. फिर एक्यूट एक्सेबरेशंस जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए हो जाता है कि अक्सर हम लोग पेशेंट को देखते हैं क्रॉनिक डिजीज के लिए, तो उस समय में हम लोगों को पेशेंट को लाभ हो रहा है और इसको समझने के लिए हम लोगों को देखना पड़ता है. तो और लाभ हो रहा है, बीच में फिर एग्रीवेशन हो जाता है. तो एग्रीवेशन हो जाता है तो उस समय में हम लोग कुछ लोग बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं दवा को बदलने के लिए, है ना. ये बड़ा इसमें यहाँ पर सोचने की बात है कि whether the symptoms that is coming up as a aggravated symptoms that needs to be changed or the same medicines has to be continued, because after some times it is possible that the medicines जो है अपने आप में तो वहाँ पर चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती है. ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस की बात यहाँ पर कही जा सकती है. तो इसको हम लोगों को समझना का जरूरत है और क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस के दौरान ही इस बात को समझा जा सकता है. दूसरी बात कि जब कुछ कंडीशंस ऐसे आते हैं जैसे कि मैकेनिकल इंजरीज हो गया, तो हम लोग बहुत जल्दी सोचने लगते हैं कि मैंने देखा है कि अर्निका सोचने के बजाय मैकेनिकल इंजरी चोट लग गया तो वहाँ पर अर्निका सोचने के बजाय उसी मेडिसिन को अगर हम लोग एक बार रिपीट कर देते हैं तो मैंने कई एक जगह पर कई एक समय में इसमें लाभ पाया है. ये मैं अपना प्रैक्टिकल अनुभव पर बता रहा हूँ कि वहाँ पर लाभ है. लेकिन कभी कभी जब जैसे मुझे एक केस का मैं जिक्र करना चाहूँगा. यहाँ की पेशेंट हम लोग के ट्रीटमेंट में थे और इलाज चल रहा था. इलाज करने के दौरान में उनको इंजरी हुआ, तो इंजरी होने के बाद में मुझे जानकारी मिली काफ़ी समय के बाद में, तो मैंने वहाँ पर दवा को बदला नहीं और दवा को एज इट इज छोड़ दिया और उसी दवा के माध्यम से वह कंडीशन पर कहा जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन आपने सिलेक्ट कर लिया वह कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन सफिशिएंट होता है किसी भी एक्यूट कंडीशंस को
एक्यूट कंडीशंस को हैंडल करने के लिए। ये हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। तुरंत एक इमरजेंसी मान करके चलिएगा कि नहीं मुझे पेशेंट को तुरंत लाभ देना है, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो जाता है। ये चीज को ध्यान में रखना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का अगर सिलेक्शन हो गया, ये बात निर्भर करता है, तभी संभव होता है कि आपका 100% कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है। अक्सर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन अगर पार्शियल कवरेज पर अगर मेडिसिन है, तो वहाँ पर शायद हम लोग को बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और एक बात और है कि मान लीजिए कि आपका पार्शियल टोटलिटी आपका बना, तो उस समय में एक्यूट एक्जिबरेशन हुआ, एक्यूट रोग बढ़ गया, तो उस समय में जो आपका सिम्टम्स टोटलिटी बनता है वह उसका हो सकता है कि राइट मेडिसिन है, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ द सिम्टम्स जो है तो एक्यूट कंडीशंस में बहुत ही बढ़ जाते हैं, विजिबल हो जाते हैं। तो कहते हैं कि जो हम क्रॉनिक केस में जो सिम्टम्स हम लोग देख नहीं पाए थे, वह क्रॉनिक एक्यूट स्टेज में आने के बाद में वह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और वह उसको टोटलिटी में इंक्लूड करके एक नए दवा का सिलेक्शन करेंगे जो कि इसका रियल कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन कहलाएगा। तो ये हम लोग को एक मौका भी देता है एक्यूट एक्जिबरेशन। ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय को लेकर के आज डॉक्टर गौरव जी आए हैं यहाँ पर, और ये हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं इसीलिए इस पर काफी इंटरेस्टेड हुआ, और मैं गौरव जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा कि आपने इस टॉपिक पर आपने लोगों का ध्यान आकर्षण किया है। क्योंकि अक्सर लोग जो होते हैं रोग बढ़ गया, चलो अभी फीवर आ गया, बेलाडोना दे दो, है ना, ये बेलाडोना दे दो, ब्राइनिया दे दो, कुछ एक्यूट मेडिसिन की। तो देयर इज नो डिफरेंशिएशन लाइक दैट कि एक्यूट मेडिसिन और क्रॉनिक में क्रॉनिक मेडिसिन। क्योंकि हम लोग ये भी देखते हैं कि एक्यूट मेडिसिन जो सो कॉल्ड एक्यूट मेडिसिन जिसको कि बेलाडोना कहते हैं, दे आर वेरी मच यूजफुल फॉर द क्रॉनिक केसेस आल्सो, है ना। जैसे कि मैंने एक मेंटल केस को, इंसैनिटी का, बहुत ही वायलेंट नेचर का ये था, इतना वायलेंट था कि उसको 4 आदमी पकड़ करके मेरे क्लिनिक में लाए थे। जब मैं उसको देखने के लिए बैठा तो वो 4 आदमी पकड़े हुए मेरे क्लिनिक के दरवाजे पे एक धक्का मारा पैर से, है ना, पैर से धक्का मारा तो जोर से आवाज हुई, मैं भी चौंका। और जब वो इंटर करने लगा तो मैंने उनके अटेंडेंट को मैंने कहा कि आप थोड़ा सा छोड़ दीजिए उसको। तो बोला कि नहीं सर वो ये कर लेगा। मैं बोला कि आप छोड़ दीजिए। उन्होंने छोड़ा। एक बार तो लपक करके दौड़ करके मेरे पास में आया, लेकिन फिर आकर के सहम गया और मैं बोला कि बैठो। जब बैठ गया और आसानी से बैठा रहा, देखिए उसकी वायलेंसी उस समय में बड़ा हाईलाइटेड था। अब उसी समय में मेरे क्लिनिक में एक स्टाफ था, उसी के नाम से मैंने उसको आवाज दिया। मुझे उसकी जरूरत थी तो मैंने उसको आवाज दिया। वो जैसे ही नाम सुना और वायलेंट हो गया, है ना। मेरे अटेंडेंट का नाम था मुकेश, तो मैंने उसको कहा मुकेश जरा सा और एक काम है। मुकेश जब का नाम सुनते वो बहुत वायलेंट हो गया। मैं सोचा कि मुकेश नाम का, मैं देखिए कितना सिम्टम्स को निकालने में मदद करता है। मुकेश के नाम से वह वायलेंट हो रहा है, इसका मतलब कि मुकेश के साथ में उसका कोई पंगा होगा। तो फिर लेकिन उसको लोगों ने पकड़ करके शांत कराया और युवा मेरा जो सिलेक्शन में जो मेडिसिन आया उस समय में, उस इंसैनिटी में जो कि क्रॉनिक कंडीशंस बन चुका था, उसमें मैंने सिलेक्शन मेरा एक्यूट में सो कॉल्ड एक्यूट बेलाडोना जो है, जो कि एक्यूट कहते हैं, वह मेरे सिलेक्शन में आया। मैंने बेलाडोना का 0/1 पोटेंसी, मैं LM पोटेंसी का व्यवहार करता हूँ, मैं उसको दिया। और मैं उसे उनके अटेंडेंट को कहा कि मुझे 2 दिन के बाद में मुझे इसको लेकर के आइए। ये पटना से करीब करीब 60 किलोमीटर दूर एक नौबतपुर जगह है, वहाँ के रहने वाले पेशेंट थे। और लोगों ने मेरे कहने के मुताबिक 2 दिन के बाद में आए। जो 2 दिन के बाद में जब मेरे पास में आया तो हम लोग पहचान नहीं पाए कि वही व्यक्ति है जो उतना वायलेंट, है ना, वही व्यक्ति है जो। तो क्या हुआ कि हम लोग ने उसके क्रॉनिसिटी में एक्यूट एक्जिबरेशंस को देखा, और उसके आधार पर हमने जो प्रिस्क्राइब किया वह मेडिसिन जो है तो बहुत ही वह मेडिसिन जो है तो उसके लिए एक सिमिलिमम का काम किया और एक्टिव हुआ। उसके बाद में तो 2-4 विजिट और हुआ, उसके बाद में वो करीब करीब कम्प्लीटली नॉर्मलाइज हो चुका था।
और उसके फिर हम मुझे रिलैप्स करने का कोई उसका सिम्टम्स मुझे दिखलाई नहीं पड़ा। तो इस तरह का हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए और प्रैक्टिकल अप्रोच है। आप जल्दीबाजी मेनली जो एक्यूट एक्जिबिशन पे पेशेंट अगर फिजिशियंस को पेशेंस नहीं रहेगा, धैर्य नहीं रहेगा, तो वह रोगी के मैनेजमेंट करने में सफल नहीं होता है। तो यही बात को मैं ऐड करना चाह रहा था। वैसे गौरव जी का लेक्चर्स को मुझे ये बोलने के लिए बाध्य कर दिया, क्योंकि ये सारी बातें इन्होंने बता चुके हैं, लेकिन मैं इसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के माध्यम से, मैं अपना एक्सपीरियंस के माध्यम से आप लोगों के सामने में रखना चाहता हूँ। जी सर। और हाँ जी, गौरव जी आप कुछ ऐड करेंगे मेरे इस पर? जी नहीं सर, बस जैसे कि आपने बताया कि क्लिनिकली जब हम ट्रीट करते हैं, और ज्यादातर आपने बहुत सही बताया कि विथ एक्सपीरियंस ये चीजें जो है, क्लिनिकली हम जितने पेशेंट्स हम देखते जाएंगे, जितने क्रॉनिक पेशेंट्स देखते जाएंगे, जितना क्रॉनिक डिसीज को समझते जाएंगे, उतनी ही हमें आसानी होगी एक्यूट एग्जासर्बेशन में। और सबसे बड़ी बात जो आपने बताई कि पेशेंस इज वेरी नेसेसरी, यू शुड नॉट बी इम्पेशेंट। योर नॉलेज, लाइक हमें पता है कि बेलेडोना फीवर में बहुत अच्छा काम करती है, फलाना मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है, पर क्या सही में उस दवाई की वहां पे जरूरत है या नहीं है? और मेरे हिसाब से तो सर मैं ये बोलता हूँ कि जहाँ जरूरत है वो जानना जरूरी है, पर जहाँ नहीं है वो जानना ज्यादा जरूरी है। तभी जाके हम इस तरह के डिसीजेस को एक लॉन्गर रन में क्यूरेटिव वे में ट्रीट कर पाएंगे। अदरवाइज काफी सारे डिसीजेस रिलीफ लेवल पे रह जाते हैं। तो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू ऐड सर। थैंक यू सर। बहुत अच्छा है। और किसी को कोई सवाल है आप हैंड रेज कीजिएगा, है ना, तब अनम्यूट किया जाएगा। हैंड रेज कर सकते हैं। कोई सवाल तो नहीं है, लेकिन फिर मैं एक केस को बता रहा हूँ। एक केस एपिलेप्सी का था, और जी सर। पटना से थोड़ा पास के ही लोग आए हुए थे, और उनको काफी पुराना, काफी एज उनका करीब करीब 35 के आसपास में होगा। और एपिलेप्टिक मैंने डिटेल हिस्ट्री लेने के बाद में मेरे को उसमें मेडिसिन जो सिलेक्शन होकर के आया था वह कार्सिनोसिन था, और मैंने उसको कार्सिनोसिन को वहीं पर प्रिस्क्राइब किया। मैं बताया था जैसा कि एलम पोटेंसी यूज करता हूँ, तो मैं कार्सिनोसिन को 0/1 पोटेंसी में वहां पर उसको दिया। कार्सिनोसिन के बहुत अच्छे फीचर्स मुझे उसमें मिले थे, और मैं बड़ा डेफिनेट था कि उसको, मैंने पेशेंट को बोला कि आप थोड़ा सा वेट करो, और वेट करने के दौरान में ही उसको इतने वायलेंट अटैक आए, लोग कहने लगे कि सर इतना वायलेंट अटैक पहले कभी नहीं आया था। तो मेरे को थोड़ा सा घबराहट हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद में वही आराम किया। आराम करने के बाद में उसके जो वायलेंसी जो है तो खत्म हो गया, नॉर्मलाइज हो गया। मैंने पूछा कैसा लग रहा है, तो कैसा लग रहा है, उसने कहा कि सर मैं अच्छा लग रहा हूँ, मैं ठीक हूँ। और ये देखिए कितना, दवा देने के तुरंत बाद में उसके वायलेंसी बढ़ गए, है ना, उसके अटैक आ गए। तो ये इमीडिएट एक्शन हुआ, क्योंकि सिमिलियम जब भी होता है तो एक्शन, अगर परफेक्ट सिमिलियम होता है तो एक्शन बड़ा इमीडिएट होता है। परफेक्ट सिमिलियम में एक्शन जो है तो बहुत ही इमीडिएट होता है। तो उसमें वो काम किया, और ये कोई जो, चूंकि वो था उसको आने वाला था, वो एक वायलेंट होकर के आया, और वहां पर फिर शांत हुआ, जैसे कहते हैं ना कि सोडा वाटर का बबल जैसा निकला, और फिर वो शांत हो गया। तो ये इसमें उसको राहत मिल गई। और उसके बाद में मैं देखा उसके लाइफ में, मैंने 5 साल तक उस केस को फॉलो अप किया। 5 साल में एक बार भी उस केस में वो एपिलेप्टिक अटैक नहीं आए थे। सभी लोग काफी सेटिस्फाइड थे। फिर बाद में लोगों ने, पेशेंट ने समझा कि मेरा रोग तो ठीक हो चुका है, वो आना बंद कर दिए। 5 साल के बाद से मेरे को फिर दर्शन नहीं। लेकिन 5 साल तक किसी जो कि हर एक अल्टरनेट डे इरेगुलर अटैक आते थे, और वो इरेगुलरिटीज के कारण उसमें परेशान हुआ करता था।
ये काफी हम लोगों को के लिए सीखने का ये है। मुझे लगता है कि और भी किसी को सवाल है कोई? राजकुमार जी, आप हैं यहाँ पर मीटिंग में? राजकुमार जी, समस्तीपुर से आप देख रहे हैं मैं आपको। डॉक्टर कल्याण स्वरूप जी, आप भी हैं? हमारे पास में 1 मिनट का समय और रह गया है। गौरव जी, आप इसी तरह से फिर आते रहिए। बहुत इम्पोर्टेंट विषय को लेकर के आप आए हैं और जरूर। मुझे उम्मीद है आपका कॉलेज हम लोग को बहुत कोऑपरेट कर रहा है। पूरे पारुल इंस्टीट्यूट हम लोगों को काफी अच्छा मदद कर रहे हैं। काफी अच्छे स्पीकर्स पारुल यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि पारुल यूनिवर्सिटी के अंदर में जितने भी कॉलेज है, अहमदाबाद में है, राजकोट में है, बड़ौदा में है, सभी कॉलेज के अंदर में एक रिसर्च बेस्ड एजुकेशन हो रहा है। और वहाँ पर होम्योपैथी में और सभी लगे रहते हैं कुछ, और पीएचडी के दौरान भी उन लोग का काम होता रहता है। तो ऐसा रिसर्च ओरिएंटेड स्टडीज पारुल यूनिवर्सिटी का माहौल, मैं जाता रहा हूँ। पारुल यूनिवर्सिटी में मेरा काफी अच्छा पुराना संबंध रहा है डॉक्टर जेके पटेल के समय से, और मैं वहाँ बराबर जाता रहा हूँ। और पारुल यूनिवर्सिटी का माहौल आप देखेंगे और उसकी इतिहास को आप जानेंगे तो लगेगा कि कितना एक छोटा सा परिश्रम से इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन खड़ा हो सकता है। ये सारा चीज जो है सर केवल एक विजन के कारण हुआ है। तो इस शब्दों के साथ में मैं इस मीटिंग को समाप्त करता हूँ। 8 बज चुका है और गौरव जी को फिर एक बार धन्यवाद देते हैं। गौरव जी, आप निश्चित रूप से आते रहिए। हम पुनः आपसे संपर्क करेंगे और आपसे एक सेशन के लिए फिर मांग करेंगे। तो इस मीटिंग के साथ में इस मीटिंग को हम लोग समाप्त करते हैं। एंड नाउ द मीटिंग इज हैंडेड ओवर टू डॉक्टर अंजलि, who is the next moderator for the English session. Over to you, Thank you, Dr. sir. Anjali. Thank you very much, sir. Thank you.